हेलो एवरीवन, माय नेम इज पायल जैन और आज मैं जिस एक्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस एक्ट का नाम है द हरियाणा कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। कहने को तो ये माइनर एक्ट है, लेकिन ये माइनर एक्ट ही होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन क्रैकिंग द प्री एग्जाम। ये बात ध्यान रखिएगा, माइनर एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। माना कि इनकी वेटेज कम होती है, लेकिन ये बहुत बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ मैंने एक कोट लिखी है, माइनर थिंग्स मेक बिगेस्ट डिफरेंस। वो इसीलिए ही लिखी है कि छोटी चीजें ही होती हैं जो बिगर डिफरेंसेस और आपके लिए फ्रूटफुल साबित होती हैं। तो चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं और इस एक्ट के बारे में मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, आज एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ जिससे आप ये समझिएगा कि ऑलमोस्ट आपका 50% जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो कवर अप हो जाएगा और 50% सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपके बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी कि एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। ओवरव्यू का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ सेक्शन की हेडिंग बता दी, नहीं, मैं इसके अंदर की छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये ओवरव्यू वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए इसे पूरे अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये एक्ट जो है 1973 में आया था और ये एक्ट नंबर 11 है 1973 का, मतलब ये 11th नंबर पे पास होने वाला एक्ट था 1973 में। इसको एसेंट मिली थी 25 अप्रैल 1973 में और इसकी एनफोर्समेंट डेट है इसके ही 2 दिन बाद की 27 अप्रैल 1973। सबसे अच्छी बात इस एक्ट की ये है कि इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शन C24 है तो इसीलिए इन्होंने चैप्टर्स रखे ही नहीं है। शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 का जो टाइटल होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर 1 है आपका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल वही है जो इस एक्ट का नाम है और एक्सटेंट क्या है इसकी? एक्सटेंट है इसकी टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज कहाँ के? हरियाणा के अर्बन एरियाज एक्सेप्ट द कैंटोनमेंट एरियाज, एक्सेप्ट कैंट एरिया। ये पर्टिकुलर एक्ट सब अर्बन एरियाज हरियाणा के पे लागू होती है और ये इसका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 ये कहता है द बिल्डिंग कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, देन दिस एक्ट विल नॉट बी अप्लाई टिल द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। वो बिल्डिंग जिनका की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है जिस दिन ये एक्ट आया था या उस दिन के बाद से, तो 10 साल तक ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इससे आप फ्री, ये आप पर अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन 2 बात करते हैं, डेफिनेशन क्लॉज है ये। सबसे अच्छी बात आपने देखी होगी माइनर और मेजर एक्ट की, जनरली जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन से ही रिलेटेड होता है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले तो ये है कि इसमें डेफिनेशन है बिल्डिंग की कि क्या गोडाउन्स हो गए, आउट हाउसेज हो गए, क्या वो बिल्डिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन में ये होगी कि इट इंक्लूड्स या इट डज नॉट इंक्लूड। उसके बाद कंट्रोलर कौन होता है? कंट्रोलर कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। लैंडलॉर्ड कौन है? नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होती है? प्रिस्क्राइब्ड क्या है? रेंटेड लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, टेनेंट एंड अर्बन एरिया। लेकिन अब हम इसमें ये बात करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो शायद आपको पसंद आए इस डेफिनेशन क्लॉज को याद करने के लिए। तो ए पर, जैसे ए जो है वो बिल्डिंग है, तो ये आप याद कर सकते हैं कि देयर इज अ बिल्डिंग बिफोर बिफोर अ कंट्रोलर। ही कौन? कंट्रोलर। कंट्रोलर वेंट टू सी द लैंडलॉर्ड। किसके लिए? डेमोलिशिंग, बी फॉर डेमोलिशिंग इज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। एक्सप्लेन करते हुए, तो ई से आप एक्सप्लेन याद कर सकते हैं कि एक्सप्लेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। एफ से फॉर रेंटेड लैंड। ग्रैब्ड, जी से आप ग्रैब्ड यूज कर सकते हैं, जिसने कब्जा कर लिया है। किसने? ग्रैब्ड बाय अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग टेनेंट। एच फॉर टेनेंट, एच में यहाँ पे टेनेंट है कि रेजिडेंट ग्रैब। जी फॉर ग्रैब से आप याद कर सकते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग टेनेंट। कहां पर? इन अर्बन एरियाज। तो आई से इन हो जाएगा, इन अर्बन एरिया। तो ये आपको अगर ट्रिक हेल्पफुल लगेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक,
आइए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन 3 बात करता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन पढ़ने से ही आपको क्या दिमाग में आता है? यही आता होगा कि जरूर इसमें किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी जिसको की छूट दी गई होगी, जिस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यही है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो मे, वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मे, चाहे तो ऑल, या फिर कुछ बिल्डिंग, कुछ रेंटेड लैंड, या कुछ क्लास ऑफ बिल्डिंग या कुछ क्लास ऑफ रेंटेड लैंड को वो एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, कि उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 4 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट, कि फेयर रेंट का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि कोई आपसे अपने मन से रेंट ना वसूली करे, इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट वो कौन करेगा? ये डिटर्मिन करेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या अपने आप से करेगा? नहीं, इसके पास ज्वाइंट एप्लीकेशन जाएगी बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, एंड आफ्टर दैट द कंट्रोलर वुड मेक इंक्वायरी बाय ड्यू प्रोसेस, बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसके बाद जो उसे लगेगा वो करेगा। तो ये इसका सबसेक्शन 1 है। सेक्शन 2 बात करता है कुछ कंडीशंस की, कि उन बिल्डिंग्स के ऊपर क्या रूल अप्लाई करेगा जो कि ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 1961 में हो चुकी हैं कंप्लीट उनका कंस्ट्रक्शन, या फिर आफ्टर 31 दिसंबर 1961। थर्ड क्लॉज कहता है कि जो रेंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ 25% तक ही हो सकता है। फोर्थ आपका क्लॉज कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ रेंट फिक्स्ड अंडर ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, अगर किसी लैंडलॉर्ड या टेनेंट का रेंट फिक्स हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, कौन सा एक्ट? ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, तो उसके बावजूद भी एलएनटी क्या है यहाँ पर? ये लैंडलॉर्ड टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट एंटाइटल्ड है अंडर दिस सेक्शन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। और फिफ्थ इसका सब क्लॉज कहता है कॉम्प्रोमाइज, कि अगर फिर भी कुछ बात ना बनी तो उन्हें कहीं ना कहीं तो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आकर दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 5 करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन केसेस, कि भाई कहने को तो हमने कह दिया कि भाई फेयर रेंट एक बार फिक्स हो गया सेक्शन नंबर 4 पे, तो उसमें इंक्रीज नहीं होगा। कब तक के लिए? फॉर द 5 ईयर, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज। ये इसका प्री का क्वेश्चन बनता भी है कि कितने साल तक के लिए वो इंक्रीज और डिक्रीज न हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस ऐसे होंगे जिसमें कि रिवीजन ऑफ रेंट अलाउड होगा, तो वही उसकी एक्सेप्शंस आ जाती है कि अगर कोई एडिशन करवाया है लैंडलॉर्ड ने, या ऑल्ट्रेशन करवाई है, या इम्प्रूवमेंट करवाई है, तो इस केस में वो टेनेंट को कह सकता है कि मैं रेंट इतना बढ़ा रहा हूं या इतना घटा रहा हूं, अगर कुछ उसमें वो ऑल्ट्रेशन करता है तो। सेक्शन नंबर 6 बात करता है लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम, वो नहीं मांगेगा इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट, कि अगर वो कि लैंडलॉर्ड जो है वो नहीं मांगेगा फेयर रेंट से ज्यादा, क्लेम वो नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो 1 मंथ एडवांस रेंट मांग सकता है, 1 मंथ एडवांस रेंट मांग सकता है। और अगर वो ये पर्टिकुलर हेडिंग के अगेंस्ट चला गया, मतलब इसने फेयर रेंट से एक्सेस में मांग लिया, फिर क्या होगा? तो वो इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट जितना भी रेंट होगा वो नल एंड वॉइड होगा। और ये भी आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि नल एंड वॉइड होगा, खाली वॉइड होगा, वैलिड होगा, या नन ऑफ द है, भाई वॉइडेबल भी आ सकता है। तो आपका आंसर होगा नल एंड वॉइड। सेक्शन 6A बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट। डिपॉजिट ऑफ रेंट कि ऐसी कभी कभार सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं जिसमें जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट ना कर वो कंट्रोलर के पास डिपॉजिट करवाएगा रेंट। तो उसमें से एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये कि लैंडलॉर्ड किसी रीजन की वजह से वो रिफ्यूज कर दे टू एक्सेप्ट द रेंट, तो जो कंट्रोलर है वो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं, उसने ये सही माना है कि लैंडलॉर्ड ने अगर रिफ्यूज किया है तो बिल्कुल सही किया है, इसमें लैंडलॉर्ड भी सही साबित हो सकता है। तो 6A तक हमारा ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की। शॉर्ट टाइटल एक्ट का नाम ही है, एक्सटेंड है इसका अर्बन एरियाज एक्सेप्ट कैंट एरियाज, और ये उन बिल्डिंग पर अप्लाई नहीं होगा विच वर कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कब तक नहीं होगा? 10 ईयर्स तक। ये प्री का इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10 ईयर्स तक ये एक्ट लागू नहीं होगा। डेफिनेशन क्लॉज के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो आप
याद कर सकते हैं। सेक्शन 3 एग्जेम्पशन की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग रेंटल लैंड को एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन नंबर 4 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। फेयर रेंट जो है वो कौन फिक्स करेगा? कंट्रोलर। इसके लिए देयर शुड बी अ जॉइंट एप्लीकेशन मूव्ड बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी ही वुड डिटर्मिन द फेयर रेंट। सेकंड बात करता है दो कंडीशंस के बारे में कि जो बिल्डिंग ओन और बिफोर 31 दिसंबर 1961 की है या आफ्टर 31 दिसंबर 1961 की है। रेंट इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ 25% तक हो सकता है, और नॉट विथ स्टैंडिंग द फेयर रेंट वॉज डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंग टू ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्टेड एक्ट। लेकिन फिर भी जो आपके LNT है, लैंड और टेनेंट है, वो एंटाइटल्ड है अंडर दिस सेक्शन फॉर फेयर रेंट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। और उसके बाद ये है कि अगर कहीं भी कुछ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेकिंग पॉइंट करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन केसेस, अगर सेक्शन 4 में जब एक बार फेयर रेंट डिटर्मिन हो गया तो 5 साल तक इसमें कोई डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो सकता। नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन देयर कैन बी सर्टेन केसेस जहां पे रिवीजन ऑफ रेंट हो सकते हैं, तो उसमें एक्सेप्शंस में एडिशन, ऑल्ट्रेशन या इंप्रूवमेंट हो सकता है। लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट, लेकिन अगर वो फेयर रेंट से एक्सेस में मांगेगा तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या मांग सकता है? 1 मंथ एडवांस रेंट मांग सकता है। और 6A डिपॉजिट ऑफ रेंट, की देयर मे बी अ सर्टेन कंडीशंस जहां पर की जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को ना देकर कंट्रोलर के पास रेंट जो है वो डिपॉजिट करवा देगा। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे।